दोस्तों 2013 की वो घटना जिस पर पूरा देश रोया था। अगर आप भी इस रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना को सुनेंगे तो आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ऐसा क्या हुआ था, ये घटना क्या थी और कहाँ घटी थी और इस केस में क्या कुछ हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी जून। स्वागत है आपका वारदात की अनोखी दुनिया के एक और नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं एक हंसती खेलती और हर लड़की के दर्दनाक अंत की कहानी की। नाम है प्रीति राठी, उम्र 23 साल, दिल्ली के नरेला इलाके की रहने वाली। प्रीति राठी का भारतीय जल सेना में नर्स की नौकरी के लिए चयन हुआ था। उसी के लिए वो 1 मई 2013 को शाम 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में बैठकर दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। उसी ट्रेन में हजारों लोग सफ़र कर रहे थे। उस रात प्रीति के साथ उसके पापा और मौसी भी जा रहे थे, लेकिन ये सब एक बात से बेखबर थे। उसी ट्रेन में एक लड़का उन्हीं के डिब्बे में अपना मुँह छिपाकर उनका पीछा कर रहा था। वो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था, लेकिन नज़र प्रीति राठी और उसके परिवार वालों पर थी। उसने अपना चेहरा भी इसी वजह से छिपा रखा था ताकि उसे ये पहचान ना ले। उस रात ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि डब्बा पूरी तरह से भरा हुआ था। बैठने के लिए सीट तो दूर की बात, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। इस वजह से उस रात वो शख्स जो प्रीति पर नज़र रखे हुए था वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की और वो रात जैसे तैसे निकल जाती है। अगली सुबह 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा में जाकर रुकती है और प्रीति के साथ उसके पापा और मौसी भी काफ़ी खुश थे क्योंकि वो पहली बार मुंबई आए थे। लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि उसके साथ इतना भयानक हादसा होने वाला है। वो अपना सामान जल्दी से ट्रेन से नीचे उतार कर चलने लगते हैं। प्रीति के पापा और मौसी थोड़ा तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन प्रीति उनसे थोड़ा पीछे रह जाती है और प्रीति ये देखकर अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाती है। जैसे ही वो तेज़ चलना स्टार्ट करती है, अचानक से पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे ही प्रीति को ये सब महसूस होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे से एक शख्स जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, तभी वो शख्स उसके मुंह पर कुछ पानी सा दिखने वाला डाल देता है और वो प्रीति के मुंह, गले और छाती तक फैल जाता है। उसके कुछ छींटे पास में चल रहे पैसेंजर को भी लगते हैं और ये सब कुछ बहुत कम टाइम में हुआ था। प्रीति को बहुत तेज जलन होती है और वो जोर से चीखना शुरू करती है। ये सब सुनकर प्रीति के पापा और मौसी भागकर उसके पास आते हैं और बाकी पैसेंजर भी प्रीति के पास जमा हो जाते हैं। प्रीति की ऐसी हालत देखकर सबको पता चल जाता है कि प्रीति पर एसिड यानी तेजाब डाल दिया गया है। प्रीति के पापा उसे संभालते हैं और वहाँ से उठाकर स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाते हैं। प्रीति का दर्द और जख्म देखकर स्टेशन मास्टर उसे हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह देते हैं। उसके बाद प्रीति और सभी घायलों को पास के ही भाभा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके बाद उसे गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और वही नकाबपोश लड़का जिसने प्रीति पर एसिड डाला था वो वहाँ से भागने लगता है। तभी पास में खड़ा समीर नाम का एक लड़का उसे देख लेता है और वो नकाबपोश लड़की के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही अपने 2 दोस्तों सलीम और सलमान को भी उसे पकड़ने के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ नहीं पाते। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जबकि घायल पैसेंजर को भावा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करती है। इसमें पुलिस समीर से बयान लेती है और उसी के आधार पर पंचनामा तैयार किया जाता है। वहां से बाकी के सबूत इकट्ठा करती है। वहीं प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में ज़रूरी सुविधा न होने के कारण मसीना हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। वहां पर प्रीति का इलाज शुरू होता है। पुलिस भी प्रीति का बयान लेने मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन प्रीति की हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ जा चुकी थी, उसका चेहरा और गला बुरी तरह से जल चुका था। इस वजह से उसका बयान नहीं लिया जा सका। प्रीति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। तब उसको पेन और पेपर दिया गया और फिर प्रीति अपने घर वालों और डॉक्टर से लिख कर बातें करने लगी थी। अब इस एसिड अटैक की खबर पूरे इंडिया में फैल गई थी। लोग सड़कों पर उतरकर एसिड अटैक के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। प्रीति के गुनहगार को पकड़कर सजा देने की मांग की जाने लगी। पुलिस पर दबाव बनने लगा था, लेकिन पुलिस को अभी गुनहगार का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम के एक लड़के का प्रीति की बहन तनु को फ़ोन आता है और वो प्रीति के बारे में पूछता है।
कि वो कैसी है। दरअसल पवन कुमार बीटेक का छात्र था और प्रीति से उसकी जान पहचान पुरानी थी। इसके बारे में तनु अपने पापा को बताती है और प्रीति के पापा पुलिस को पवन कुमार के बारे में बताते हैं। इसके बाद पुलिस इस केस के सभी गवाहों से एक स्केच बनवाती है। तब वो स्केच प्रीति को दिखाया जाता है। उसके बाद प्रीति पेपर पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। अब चूंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम ले लिया और पवन का फ़ोन भी आया था, तो पुलिस पवन को शक के दायरे में लेकर जांच शुरू करती है। पवन की तलाश शुरू की जाती है और 9 मई 2013 को पुलिस द्वारा पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जाती है। वहीं प्रीति की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में प्रीति राठी की कई सर्जरी भी हुई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी के अंदर के पार्ट काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टर्स को लगा कि प्रीति की हालत अब ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तब प्रीति राठी को मसीना हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। सरकार की तरफ से भी प्रीति के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी गई। देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम प्रीति का इलाज करती है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी प्रीति की हालत सुधर नहीं पाती और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। डॉक्टर प्रीति की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उस हादसे को लगभग 1 महीना हो चुका था और प्रीति अभी भी मौत से लड़ रही थी। लेकिन 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। प्रीति की मौत की खबर से पूरा देश सदमे में था और गुस्से से भर गया था। प्रीति की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और शव को प्रीति के घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले सीबीआई की जांच चाहते थे। वो प्रीति के शव के साथ ही प्रदर्शन रैली करते हैं और आखिर में सरकार द्वारा सीबीआई की जांच का आश्वासन मिलने पर प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब सबकी एक ही मांग थी कि प्रीति के गुनहगार को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। वहीं पुलिस ने जिस पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी खुद से ये पता लगाते हैं कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार की फ़ोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवा लेती है, जिसे पता चलता है कि पवन रोहतक में ही था। इन सब से पुलिस की नाकामयाबी सामने आती है और ये सामने आता है कि पुलिस सही तरीके से जाँच नहीं कर रही थी। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं और कोर्ट ये मांग मान लेती है, जिसके बाद सीआईडी मुंबई को इस केस की जांच दे दी जाती है। सीआईडी सबसे पहले प्रीति राठी के घर में पूछताछ करती है और उसके बाद प्रीति के सभी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है। रिश्तेदारों में से एक पुलिस को बताती है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पुआर नाम का एक लड़का प्रीति से प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया। रिश्तेदार के मुताबिक अंकुर पुआर ने प्रीति राठी को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस के लिए बहुत बड़ा क्लू था। पुलिस अंकुर को ढूंढती है और पूछताछ शुरू करती है। अंकुर पूछताछ के दौरान अपने बयान से बार बार पलटता रहता है और साथ ही उसके दोनों हाथों पर जख्म भी थे, सेम ऐसे ही जख्म जैसे एसिड के जलने से होते हैं। ये सब देखकर पुलिस का शक और भी पुख्ता हो जाता है। पुलिस उसको 17 जून को पूछताछ के लिए मुंबई ले आती है। मुंबई लाकर पुलिस अंकुर से और पूछताछ करती है, जिसे ये साबित हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुर पुआर था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद अंकुर पुलिस को बताता है कि दरअसल वो प्रीति राठी को पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इस बात से वो प्रीति से नफरत करने लगा था और साथ ही प्रीति की नौकरी नेवी में लग गई थी, लेकिन अंकुर बेरोजगार था। उसे घर वालों से ताने सुनने को मिलते थे, जिससे अंकुर को प्रीति से और भी ज़्यादा जलन होने लगी थी और यहीं से उसके मन में एक खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। अब वो प्रीति राठी से बदला लेने की सोचने लगा था, मौके का इंतजार करने लगा था। तभी उसको पता चलता है कि 1 मई को प्रीति नेवी की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जा रही है और वो भी प्रीति के साथ उसी के डिब्बे में बैठकर मुंबई के लिए निकल लेता है। अंकुर ट्रेन में ही प्रीति पर एसिड डालना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस दिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से अंकुर को प्रीति पर एसिड डालने का मौका नहीं मिल पाया था। आखिर में जब ट्रेन मुंबई पहुंचती है और प्रीति ट्रेन से नीचे उतरती है, तब अंकुर प्रीति पर एसिड डाल देता है। अब पुलिस को अंकुर के खिलाफ सबूत जुटाने बाकी थे। सबसे पहले पुलिस ये पता लगाती है कि अंकुर को एसिड किसने दिया था।
पुलिस पता लगाती है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से एसिड लिया था। उसने मुकेश से कहा था कि उसने अपनी खुद की एक दुकान खोली है जिसके लिए उसको एसिड चाहिए, और ज़्यादा सबूत के लिए अंकुर की कॉल डिटेल भी निकलवाई जाती है। वहाँ से पता चलता है कि अंकुर 1 मई को निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर अगले दिन यानी 2 मई को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर था, जहाँ प्रीति पर एसिड डाला गया था। सभी जरूरी सबूत जमा करने के बाद अंकुर को मुख्य आरोपी बनाकर चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। और जब अंकुर को सुनवाई के लिए लाया जाता था तब वो मुस्कुराते हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए आता था, जिसे देखकर हर एक इंसान का खून खोल जाता था। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं और सभी सबूत और गवाह को देखते हुए आखिरकार कोर्ट अंकुर पवार को आईपीसी के धारा 302 और धारा 326B के तहत दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाती है और 5000 जुर्माना भी लगाती है। और ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सज़ा दी गई हो। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एसिड अटैक की वजह से प्रीति राठी का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था, अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। जज का ये बयान अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी था। अंकुर इतना बेरहम था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसे मौत की सज़ा दी गई तब भी वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था और उसे अपने किए पर कोई अफसोस तक नहीं था। इसके बाद अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की तो उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने अंकुर की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और ये सज़ा प्रीति राठी के परिवार के लिए काफ़ी नहीं थी। जिस दर्द से प्रीति और प्रीति राठी के परिवार वाले गुजरे थे, अगर अंकुर को फांसी की सज़ा दी जाती तो शायद वो भी इसके लिए कम होती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई पेशकश। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए मर्डर, रेप और चोरी की कहानी लाते रहते हैं। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।